और आज के हमारे शो में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये दो खास एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बड़े मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं और वक्त वक्त पर हमारे शो में आकर आम निवेशकों का बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। तो बिना देरी के सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल सर। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विश्वजीत पाराशर साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चलिए बिना देरी के सबसे पहले अपने लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। जो हमारे पहले कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि आप किस शहर से बातचीत कर रहे हैं और फिर अपना सवाल पूछिए। ये सवाल पंकज जी आपके लिए। सेक्टर में जॉब करते हैं। हेलो जी जी, पूछिए। हमारी आवाज आपको आ रही है? जी जी, बताएं पहले तो आप कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, दिल्ली इंडिया से। सर एक्चुअली सर मेरा गोल है का, और अभी सर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। और सर अभी मेरा स्टार्टअप ये है, अभी 20,000 के आसपास मेरी सैलरी है। तो आप सर मुझे बता सकते हैं सर कि मतलब किस रेशियो में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है। तो अभी आपने निवेश शुरू नहीं किया है? नहीं सर, एक्चुअली एक सर एसआईपी मैं करता हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्चुअली मैंने सर आपको व्हाट्सएप पर रखा है। नाम तो अभी एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं सर, मैं 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर मेरे पास सर टाइम ड्यूरेशन होगा सर 12 से 15 साल के आसपास। ठीक है ठीक है, आपका सवाल हमारे पास है और आपने बेहतर तरीके से बताया भी। और सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए शाबाशी देनी होगी, बधाई देनी होगी कि आप जो आपकी अभी की सोच है उसे लेकर आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पंकज सर, बताइए अभिषेक को क्या आप गाइड करेंगे? हाँ जी, नमस्कार। अभिषेक, देखिए, आपने टारगेट सेट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी आप निवेश की शुरुआत कर रहे हो तो आपको गोल तय करना चाहिए, कितना अमाउंट आपको एक्यूमुलेट करना है और कितने समय में वो आपको अचीव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जो कहा कि करीब 15 साल में 1 करोड़ रुपया आप जुटाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मैं कैलकुलेट करूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, बट हम एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में भी सोचे तो इक्विटी फंड्स में 12% का सीएजीआर लेकर हम चल सकते हैं। तो 12% के हिसाब से यदि आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपया जुटाना हो तो करीब 21,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी। और आपने कहा कि आपकी सैलरी है अभी 20,000, तो मैं समझ सकता हूं कि आप 20,000 में से कितना निवेश करेंगे। 7-8 हजार रुपए तक तो आप कर सकते हैं, मान लीजिए 40%, 30%। तो जितना भी पॉसिबल है आपके लिए उतना आप कर लीजिए और समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए ताकि आप 1 करोड़ नहीं बल्कि उससे ज्यादा जुटा सकें। क्योंकि यदि बात हो रही है 12-15 साल की तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो शुरुआत में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप कर लीजिए और समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके पास ऑलरेडी एक स्कीम है, लेकिन देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी का नाम है। अब वो स्कीम कौन सी है, कैसी है, वो मालूम चलेगा उसके नाम से। बट कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपको 2 स्कीम बता रहा हूँ क्योंकि आप नए निवेशक हैं। एक, आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू करें, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, इसमें आप एसआईपी करें। और साथ ही दूसरी स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। और आपके पास जो ऑलरेडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की स्कीम है, यदि वो यही स्कीम हो, मुझे नाम नहीं मालूम, तो फिर उसी में आप बढ़ा सकते हैं अमाउंट को। अदरवाइज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड को शामिल करें। तो 2 स्कीम मैंने आपको बताई हैं। आप 5,000, 6,000 जो भी निवेश करना चाह रहे हो, उस अमाउंट को 2 स्कीम में डिवाइड करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। आपको सलाह अभिषेक, और आपको ऑल द बेस्ट। उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये सलाह काम आए। बढ़ते हैं आगे। रामाशीष यादव हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामाशीष जी, नमस्कार। बताइए देश के किस हिस्से से, किस शहर से बात कर रहे हैं आप, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। विश्वजीत सर, ये सवाल आपके लिए। नमस्कार सर, मैं रामाशीष जेएनके से बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो अभी करंटली सर मेरा पोर्टफोलियो शायद मैंने जो भेजा था वो आपके पास होगा, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। एसबीआई में मेरे पास
अभी जो एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप है उसमें मेरा 7,000 है। बाकी एसबीआई कॉन्ट्रा में मेरा 5,000 है। एसबीआई फोकस में 5,000 है। और इसके बाद मेरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10,000 का मैं कर रहा हूँ एसआईपी। और एचडीएफसी बैलेंस फंड में मेरा 5,000 की एसआईपी हो रही है। और इसके बाद मेरा कैनरा रोबैको ब्लू चिप में मेरी 8,000 की एसआईपी है। ये तो मेरी करंट एसआईपी है। पिछले महीने मैंने पीजीआईएम अपॉर्चुनिटी, जो पीजीआईएम का मिड कैप का फंड है, पीजीआईएम अपॉर्चुनिटी, उसमें 5,000 की एसआईपी मेरी चल रही थी, लेकिन वो मैंने बंद की है। और उसकी जगह पे मैं दूसरा एक मिड कैप फंड लेना चाहता हूँ, जिसको मैंने अभी तो फाइनल नहीं किया है, लेकिन वो आप मेरे को गाइड कीजिए कि कौन सा फंड सही रहेगा मेरे लिए। ठीक है। तो ये है सर, मेरा लक्ष्य जो है वो 5 साल के बाद 50 लाख, उसके अगले 5 साल में 50 लाख, और उसके अगले 5 साल में 50 लाख, मतलब 1.5 करोड़ का मेरा हर आफ्टर 5 इयर्स ऐसे मेरा प्लान है, मतलब कॉर्पस का प्लान है। ठीक है। तो ठीक है। अभी एक तो मेरा सर पोर्टफोलियो एक बार चेक कीजिए। और एक चीज और है इसमें सर, मेरा एसबीआई का अभी स्मॉल कैप चल रहा था, उसको भी मैंने बंद किया है। और मैंने अभी स्विच किया है निपॉन स्मॉल कैप में। उसमें मैंने 5,000 की एसआईपी अभी इस महीने से मेरी स्टार्ट हो जाएगी। 3,000 की एसआईपी मेरी एसबीआई स्मॉल कैप में चल रही थी, उसको मैंने बंद करके और उसकी ठीक है। जगह स्विच किया है निपॉन स्मॉल कैप में, जो 5,000 का किया है। ठीक है। ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो है। और सर मेरा कॉर्पस जो मेरा टारगेट है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो और जो अभी करंटली जो मेरा कॉर्पस अराउंड जो इकट्ठा है, वो मेरे पास अराउंड 11 लाख समथिंग, मतलब 11 साढ़े 11 लाख के आसपास है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए। 2018 से मेरा इन्वेस्टमेंट है। और अभी मतलब टोटल कॉर्पस मेरा 11.5 लाख के आसपास है। ठीक है। ठीक है। ठीक है रामाशीष जी, आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की हम कोशिश करेंगे। विश्वजीत जी, बताइए रामाशीष को क्या सलाह होगी। बातें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से तमाम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, लेकिन मेरे ख्याल से सवाल आपके मन में भी वही है जो मेरे मन में है। इतने सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें जो हैं, हालांकि कई फंड्स में वो स्टॉप कर चुके हैं और दूसरे फंड्स की ओर रुख कर रहे हैं। ज़रा बताइए, उनको बेहतर गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल, तो रामाशीष जी, पहले तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी फंड्स ले रखे हैं। और अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देखूँ, तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आ रही है कि आपने एसबीआई एएमसी में बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं। हालाँकि आपने बताया कि एसबीआई स्मॉल कैप से आपने निप्पॉन स्मॉल कैप में चले गए हैं, तो वो एक अच्छा कदम है, क्योंकि ऑलरेडी 3 फंड आपके एसबीआई एएमसी में हैं। तो अगर हम एक ही एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा-सा एक कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है कि एक ही एएमसी में क्यों सारे फंड्स ले रखे हैं, जबकि और बेहतर फंड और एएमसीज़ में भी मिल सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी हमें अलग-अलग एएमसीज़ में ही करना चाहिए। 10 से 15% का पोर्टफोलियो एक एएमसी में हो तो अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा करें तो थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपके पास एक एसबीआई फोकस्ड फंड है, तो आप उस फोकस्ड फंड से स्विच करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड में चले जाएँ। तो आपका फोकस्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट बना रहेगा, लेकिन किसी और एएमसी में हो जाएगा, तो एक एएमसी में सारा फंड नहीं होगा। नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा कि किसी मिड कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा फंड है, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा, रामाशीष जी, आपका जो गोल है, वो आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 50 लाख रुपए आपको हर 5 साल में मिले। तो करीब-करीब 40 लाख 53,000 बनते हैं, अगर हम 50,000 की एसआईपी से निवेश करते हैं। और 11 लाख आपके पास ऑलरेडी है, तो वो भी बढ़ जाएगा, तो आपका पहला गोल तो आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हर 5 साल में 50 लाख चाहिए, तो 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलें, तो करीब-करीब 61,000 की एसआईपी आपको करनी चाहिए। तो ये वाला तो 11 लाख आपके पास है, तो पहले 5 साल वाला गोल ईज़िली अचीव हो जाएगा और ये 11 लाख भी बढ़ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट 5 साल का गोल भी आसानी से तय हो जाना चाहिए, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। और अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है, तो आप किसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जो अभी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो भी एक अच्छा कदम रहेगा। बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है।
तो आप इसमें बस थोड़ा-सा बदलाव करें, तो मेरे ख्याल में आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच जाएँगे। रामाशीष जी, कुछ और जानना चाहते हैं आप? लार्ज एंड मिड कैप है सर मेरे फंड में। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में मैंने बताया ना 7,000 की एसआईपी मेरी चल रही है। जी, जी। पहले महीने तक, इसके पिछले मतलब फरवरी तक 5,000 की थी, उसमें 2,000 मैंने बढ़ाया है अभी। फंड है, तो आप उसमें निवेशित रहें और ये जो मिड कैप आपने पूछा था उसकी जगह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप ले सकते है। तो ये सलाह आपको रामाशीष जी मिलती हुई पंकज जी की विश्वजीत सर की तरफ से। विश्वजीत सर, इन सारी चर्चा के बीच में एक 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 कॉमन सवाल है जिसे लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं। इन सब के बीच में जैसे एक जो थ्योरी बार बार एक बहुत सारे फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे फंड्स हम ले लेते हैं और इन सब के बीच में क्या एक पैमाना होना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में फंड्स की संख्या को लेके, या कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि आपने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते वक्त भी कहा कि एक अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, थोड़े बहुत बदलाव आपने सजेस्ट किए। देखिए बिल्कुल, कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हम आराम से 7-8 फंड्स में आराम से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें 13-14 फंड्स हों, लेकिन बहुत सारे निवेशकों को ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे, नई-नई थीम्स होंगी या एक ही कैटेगरी में भी 2-2 फंड्स होंगे, तो अच्छा रहेगा। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा लाभदायक नहीं होता, क्योंकि आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स ओवरलैप होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी एक म्यूचुअल फंड में 30 से 40 स्टॉक्स तो होते ही हैं। तो अगर आप 7-8 म्यूचुअल फंड भी ले रहे हैं, तो भी काफ़ी बहुत सारी कंपनीज़ ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में आ जाती हैं। और अगर आपने उसको डबल कर दिया, 13-14 फंड्स ले लिए, तो वो ओवरलैप हो जाता है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कभी-कभी रिटर्न्स में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ गुरुमंत्र बीच-बीच में हम अपने एक्सपर्ट से लेते रहेंगे, जिसके बारे में क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम शो करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है, वो हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। अनिल नाम है इनका। अनिल, बताएं कहां से आप बातचीत कर रहे हैं, और ये सवाल पंकज जी आपके लिए होगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ ये सर, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ। टिल टुडे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैंने 4 फंड सर इन्वेस्टमेंट के लिए ये किया है। एक है पीजीआई मिड कैप में, मैं मिड कैप में 5,000 कर रहा हूँ। एंड ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मेरा है 10,000 का। एंड टाटा स्मॉल कैप में अभी स्टार्ट किया 5,000 का है। एंड मेरा है सर लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 का है। मेरा टारगेट तो 2 करोड़ का है नेक्स्ट 10 इयर्स में, क्योंकि मेरा एज अभी 50 इयर्स है। तो सर ये कुछ फंड में चेंज करूं, कुछ ऐड करूं, या क्या है सर, वो चाहिए था। ठीक है, तो अभी तक का कॉर्पस आपका 20 लाख का हो गया है, आपने जो जानकारी दी है, और इन सब के बीच में तमाम फंड्स की जानकारी भी उन्होंने दी। पंकज सर, क्या सलाह होगी। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, यदि आपके पास 20 लाख ऑलरेडी हैं और आप एसआईपी कर रहे हैं अभी 25,000 रुपए महीने की, तो 12% के सीएजीआर पर गेन 10 इयर्स में करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए जमा हो सकते हैं, और आपका टारगेट है 2 करोड़ का। तो या तो आपको एसआईपी अमाउंट ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ 18 लाख इकट्ठा हो रहे हैं 25 पर और 2 करोड़ करने हैं, तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, ताकि ये पॉसिबल हो। और एक बात और है, देखिए यदि आपके पास अमाउंट छोटा हो, आप समय बढ़ा दें, तो ये बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। यदि मैं कैलकुलेट करूँ कि 25,000 में आपको 10 इयर्स में 1 करोड़ 18 लाख बन रहे हैं, और आप सिंपली 4 इयर्स से बढ़ा दें अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि 10 इयर्स के बजाय आप 14 इयर्स का टारगेट लें, तो उसी अमाउंट में आपका टारगेट 2 करोड़ का अचीव हो सकता है। तो या तो अमाउंट बढ़ाएँ या फिर समय बढ़ा दें, ताकि जो आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो। और तीसरी बात यह है कि रिटर्न्स यदि 12% से और अधिक मिले, तो भी ये मुमकिन हो पाएगा कि आप जल्दी ही बड़ी राशि जुटा पाएँगे। और जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, सारी स्कीम अच्छी हैं आपकी, आपको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, और वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपका है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए, तो मेरे हिसाब से इस वक्त कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अमाउंट बढ़ाना भी हो तो इन्हीं स्कीम में आप थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है आप को सलाह, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम राय आपके काम आए। बढ़ते आगे, अरिजीत गांगुली हैं हमारे साथ इस वक्त, हमारे अगले कॉलर जुड़े हुए। विश्वजीत सर, ये सवाल आपके लिए होगा। अरिजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? आई हैव सेंड माय पोर्टफोलियो, तो मुझे उसी का रिव्यू करना था कि मेरा इफ आई एम ऑन ट्रैक और नॉट। और मेरा डेट फंड को लेके एक सवाल था उसमें कि मैं जो आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, उसमें वो एक्चुअली फॉर इमरजेंसी फंड था। नाउ आई हैव रीच्ड माय गोल ऑफ द इमरजेंसी फंड, तो मुझे थोड़ा डेट फंड में कुछ एलोकेशन रखना था, तो मैं उसी में कंटिन्यू करूं कि मैं कुछ और, मतलब कोई और ऑप्शन मेरे पास अगर है तो फिर ठीक है। आपके बाकी सवाल भी हमारे पास हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। डेट फंड को लेकर भी आपने अहम सवाल पूछा है, उस पर भी नजरिया हम लेंगे। विश्वजीत सर बताइए क्या सलाह होगी इन्हें? सबसे पहले तो मैं अरिजीत जी आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है, इन्फ्लेशन को भी अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर किया हुआ है, गोल्स डिसाइड किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली निवेश भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी प्लानिंग करी हुई है आपने, बिल्कुल अच्छा फाइनेंशियल प्लान है। तो जो छोटी मोटी चेंजेस करनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपने एक रिटायरमेंट का गोल रखा हुआ है 9 करोड़ का, जो कि बहुत मीनिंगफुल गोल है। और उसमें आपने 2-3 इन्वेस्टमेंट्स भी करे हुई हैं, पीपीएफ में भी करा हुआ है। और अगर मैं आपका एक्जिस्टिंग लमसम भी ले लूं, तो भी उन सबको जोड़ लें तो वो 2 करोड़ बन जाता है। फिर भी 7 करोड़ का लक्ष्य बचता है। तो अगर आपको वो 7 करोड़ का रिटायरमेंट गोल अचीव करना है, तो करीब 36,000 की एसआईपी अरिजीत जी आपको करनी होगी। और उसमें कोशिश करनी है कि आपको हर साल 10% एनुअल इंक्रीमेंट करना है एसआईपी में। तो आप अपना 9 करोड़ का गोल का लक्ष्य आराम से अचीव कर पाएंगे। बाकी जो 2 गोल्स हैं जिसमें आपके बच्चे की एजुकेशन है और शादी है, तो उसमें भी मेरे ख्याल में 36,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी आपको एजुकेशन के लिए, क्योंकि 2.3 करोड़ का गोल रखा हुआ है आपने। और करीब 90 लाख की आपने मैरिज का रखा हुआ है, उसके लिए करीब 5,000 रुपए की एसआईपी चाहिए। तो आप करीब-करीब 55,000 की एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये 2 गोल्स तो आराम से अचीव हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपको रिटायरमेंट की तरफ फोकस और करना पड़ेगा और थोड़ा-सा एसआईपी उसके लिए इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ताकि आप अपना रिटायरमेंट का जो 9 करोड़ का लक्ष्य आपने रखा है, उसको आराम से अचीव कर पाएँ। पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर थोड़ी बहुत एसआईपी और बढ़ानी भी है, तो यूटीआई निफ्टी 50 में या कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा लार्ज कैप में एक्सपोज़र और इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे थोड़ा-सा रिस्क भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और डाइवर्सिफाइड भी बेटर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो सवाल था वो था कि आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा हुआ है, तो अगर इमरजेंसी गोल अचीव हो गया है, तो आप बिल्कुल जो आपने सजेस्ट भी किया था कि आप आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में जाना चाहते हैं, जो कि एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी रही हैं, तो उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म गोल इमरजेंसी गोल्स के लिए तो हम यही सलाह देते हैं कि आपके पास लिक्विड फंड में होना चाहिए या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में होना चाहिए, जहाँ पे आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में। और अगर आप इक्विटी सेविंग फंड में भी जाते हैं, तो वहाँ पे इक्विटी का एक्सपोज़र थोड़ा कम होता है। वहाँ से 15 से 20% ही इक्विटी एक्सपोज़र होता है, बाकी आर्बिट्राज में होता है। जो इक्विटी एंड डेट फंड आपने चुना है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपका इमरजेंसी गोल अचीव हो चुका है। तो अरिजीत जी, आपको ये सलाह विश्वजीत जी की तरफ से मिलती हुई उम्मीद है कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। चलिए पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि ये कॉलर से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन एक आम जो क्वेरी है उसे देखा जाए। अगर हम देखें हाल फिलहाल निवेश के मोर्चे पर, हम सेक्टोरल फंड्स की भी बात करते हैं, हम डेट फंड्स की भी बात करते हैं, किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं? रुझान किस ओर है? और रुझान, कई बार हम कहते हैं कि जिस ओर भीड़ चल रही हो उस ओर जाना भी नहीं चाहिए। कई बार उसको एक तरह से उसकी समीक्षा भी आवश्यक होती है। तो ऐसे में ट्रेंड्स क्या हैं और उस पे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी? बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, जनवरी का एमपी का डेटा आया और उसमें ट्रेंड्स मालूम चल रहे हैं।
एक बात तो ये है कि स्मॉल कैप में अभी भी इन्वेस्टर्स की का काफ़ी रुझान है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया। तो अभी भी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि जहाँ पर तेज़ी रही है पास्ट में, आगे भी वही रहेगी और मेरे हिसाब से ये गलत है। देखिए, अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत में आप एंट्री करते हैं तब तो अच्छा है, बट जब आप देख लेते हैं कि यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो फिर वहाँ से आपको सोचना चाहिए कि आपको अब एंटर करना है कि नहीं करना है। और दूसरी बात, यदि पहले से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या ये सही समय नहीं होगा कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाए? तो स्मॉल कैप के बारे में ट्रेंड तो यही है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है स्मॉल कैप में। दूसरी बात एक अच्छी रही कि बहुत महीनों के बाद हमने देखा कि इस बार लार्ज कैप में थोड़ा उतना तो नहीं जितना स्मॉल कैप में, लेकिन लार्ज कैप में थोड़ा इन्फ्लो आया है। तो इससे एक बात मालूम चलती है कि कुछ समझदार इन्वेस्टर्स भी हैं जो इस बात को समझते हैं कि समय के साथ कहाँ पर आपको एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अब ये वक़्त है जहाँ पर लार्ज कैप की वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप अभी भी बेहतर हैं। और लार्ज कैप में इस साल यदि मैं बात करूँ 2024 की, तो ये साल शायद लार्ज कैप के लिए बेहतर साबित होगा। तो इन्वेस्टर्स का पैसा इस बार पहली बार हमने देखा कि इन्फ्लो बढ़ा है। तो ये भी एक ट्रेंड है कि जहाँ पर हम देखते हैं कुछ इन्वेस्टर्स मोमेंटम के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि समझदारी के साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात है सेक्टोरल की। हमने देखा कि इस टाइम पर सेक्टोरल फंड में बहुत इन्वेस्टमेंट आया। उसकी भी खास वजह यही है कि हमने देखा कि पीएसयू में, डिफेंस में इस तरह से कुछ थीम में, सेक्टर्स में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी। अब होता ये है कि अक्सर हम देखते हैं और एनएफओ भी आए, इस बीच में बहुत सारे नए फंड के ऑफर भी आए सेक्टोरल में, थीमेटिक में। तो होता ये है कि किसी भी थीम में या सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शुरुआत में, जब वो थीम या सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला हो, क्योंकि थीम या सेक्टर हमेशा सीजनल होते हैं। लेकिन इन्वेस्टर ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट करते हैं और ये वजह रही, हमने देखा कि इस टाइम पर सेक्टरल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। ये ट्रेंड की बात है, लेकिन यदि आप मेरी राय माने तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के हिसाब से या जो भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जो भी हो, इस हिसाब से अपने गोल्स को तय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका निवेश लार्ज कैप में अधिक, कैप में से थोड़ा कम और स्मॉल कैप में वो भी जब बहुत लंबा समय हो, तब थोड़ा एक्सपोज़र होना चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीड को लेकर आप एक ही तरह के सेक्टर, एक ही तरह के सेगमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। और थीम का या सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, तो यदि आपको सच में इतनी नॉलेज है कि कौन-सा सेक्टर अभी अच्छा करने वाला है, कौन-सी थीम करने वाली है, तब आप बिल्कुल उसमें थोड़ा-सा एक्सपोज़र ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये मानकर चलें कि जो भी डाइवर्सिफाइड फंड आप लेंगे, उसके अंदर सभी सेक्टर्स होंगे और फंड मैनेजर्स अपने आप जो सेक्टर अच्छा लगेगा, उसमें एक्सपोज़र बढ़ाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, जहाँ पर उनको लगेगा ये निकलना है। तो इसके लिए आप डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत करें और यदि आपको सच में मार्केट की अच्छी नॉलेज है, सेक्टर्स की अच्छी पहचान है, तब थोड़ा बहुत 5-10% का एक्सपोज़र उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप ले सकते हैं, जहाँ पर तेज़ी की उम्मीद हो। लेकिन समय पर वहाँ से एग्ज़िट करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको गुरु ज्ञान बीच-बीच में हम दिला रहे हैं ताकि आपको एहसास हो कि जो पूरे निवेश का तौर तरीके हैं उसमें बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए, इस बीच अगले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रिंस राणा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रिंस नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रहे हैं? और पंकज जी, ये सवाल आपके लिए होगा। तो प्रिंस पूछें, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क कर रहा हूँ और अभी मैसूरू में पोस्टेड हूँ। अरे वाह! और सर मैंने क्वेश्चन अपना भेजा है अभी। मेरा 16,000 समथिंग 300 के आसपास एनपीएस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर प्लस मेरा, और एक 10,000 में अपना पीपीएफ में डालता हूँ। बाकी 16,000 की मैंने एसआईपी स्टार्ट की है दिसंबर से और मैंने फंड्स भेजे हैं आपको। जी, जी। तो आप सर देख के बताइए कि मेरी अप्रोच ठीक है क्या, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एक्टिव फंड्स तो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा इंडेक्स फंड रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, लक्ष्य एक बार फिर से आप बता पाएंगे, लक्ष्य अपना? सर 18 ईयर्स में अराउंड 10 CR। ठीक है, 10 करोड़ अगले 18 सालों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ये कर चुके हैं। पंकज जी बताइए, क्या होगी इनको एडवाइस?
देखिए प्रिंस जी, पहली बात तो ये है कि आपका जो सिलेक्शन है स्कीम्स का बहुत अच्छा है। दूसरी बात, आपने एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, दोनों ही तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। और अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पर कि आपने किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हम देख रहे हैं कि आजकल स्मॉल कैप में एक्सपोज़र इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा ले लिया है, सिर्फ पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आप इसके साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो गोल आपने 10 करोड़ का तय किया है, वो फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है उससे तो मुश्किल होगा, क्योंकि यदि मैं बात करूं आपके म्यूचुअल फंड की, तो 16,000 पर मंथ का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 12% का सीएजीआर में लेके चलूं तो 18 साल में करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। वहीं यदि मैं बात करूं आपके एनपीएस की, तो एनपीएस में यदि हम 10% का रिटर्न मानकर चलें और आप 16,400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं आपका और एम्प्लॉयर का, तो करीब 95 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। पीपीएफ की बात की जाए तो एवरेज 7% से यदि कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि आने वाले समय में रिटर्न्स और भी कमी होंगे यहाँ पर ऐसी उम्मीद करते हैं, तो करीब 51 लाख रुपीज 20 ईयर मान लेते हैं कि 15 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स और मान लीजिए, तो 20 ईयर्स की बात करूं तो करीब आपके पास 51 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2.5 करोड़ के आसपास आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही है लंबे वक्त की, 18 साल की, 20 साल की, तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और साथ में एसआईपी को भी बढ़ाते रहिए, ताकि आप जो आपने टारगेट लिया है 10 करोड़ का, टारगेट अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो बड़ा अमाउंट भी सोचना चाहिए। बट इतना ही है कि आप समय-समय इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें, टॉप अप करते रहें और स्कीम्स अच्छी हैं, इन्हीं स्कीम में भी आगे आप बढ़ाते रहेंगे अमाउंट को, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल अच्छी खासी राशि, अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर पाएँगे। कोई और सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई शंका? उम्मीद है कि आपके सर ये सवालों के जैसे जवाब मैंने मिले। ओके सर, मैंने मोतीलाल ओसवाल का ये 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड लिया है, तो ये सर लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है ना चॉइस? माइक्रो कैप और वो भी इंडेक्स लिया है मैंने, ताकि ज्यादा वॉलेटिलिटी भी ना रहे। फिर ये अप्रोच देखिए इसमें लमसम कर सकते हैं? देखिए, आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी है। और माइक्रो कैप हाँ। में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये कहना तो सही नहीं होगा कि ये इंडेक्स है तो वोलेटिलिटी नहीं होगी। उतार-चढ़ाव वोलेटिलिटी यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो मेरा अगर अपना आप 18 सवाल। साल तक डटे रहेंगे यहाँ पर, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एसआईपी कर रहे हैं, जब नीचे आएगा यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, आपको एग्ज़िट नहीं करना है, तो बिल्कुल थोड़ा-सा अमाउंट है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका निवेश नहीं है, छोटा परसेंटेज है। आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन यहाँ पर उतार-चढ़ाव आपका स्मॉल कैप से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन 18 साल के हिसाब से कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो प्रिंस लमसम ना करें, एसआईपी ठीक है, लमसम नहीं करना है। ठीक है। तो प्रिंस उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हों और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ हो। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, कुछ और भी बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उनके बाकी पहलुओं के नजरिए से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे तमाम जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, वो अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप का उसी में से सवाल है और ये सवाल विश्वजीत जी आपके लिए है। और इनका जो मौजूदा कॉर्पस है वो 1.25 करोड़ के करीब हो चुका है और इनका प्लान है कि ये 4 करोड़ तक के लक्ष्य को हासिल करें 2028 तक। और बाकी डिटेल्स इन्होंने तमाम डिटेल्स दी हुई हैं, जिनमें मिराई लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, मिराई लार्ज कैप में 11,000 का इन्वेस्टमेंट, एसबीआई कॉन्ट्रा में 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसीआई इक्विटी में डेप्थ में इन्होंने 25,000 की एसआईपी की हुई है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड में इन्होंने 25,000, कोटक इमर्जिंग में 16,000 और बाकी भी फंड्स की जो संख्या है वो आपके सामने रखी है। इनको बताइए क्या सलाह होगी। देखिए, जो प्रशांत जी, इनका जो गोल है, इन्होंने 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है 5 साल के बाद। तो अगर 1.75 करोड़ हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं 5 वर्ष में,
तो ये करीब-करीब बन जाता है 3 करोड़ 84 लाख रुपए। और उसके ऊपर ये बहुत अच्छी एसआईपी कर रहे हैं 1.47 लाख की। तो 1.5 लाख की करीब-करीब अगर एसआईपी देखें 12% का सीएजीआर लेके चलें फिर से और 5 साल में, तो ये बन जाता है करीब-करीब 1 करोड़ 21 लाख। तो इनका जो लक्ष्य है ये उससे कहीं ज़्यादा पहुँच जाते हैं, 5 करोड़ 5 लाख तक पहुँच जाते हैं, तो 1 करोड़ और ऊपर हो जाता है इनके लक्ष्य से। तो इनको अपने लक्ष्य के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफर्टेबली अपने लक्ष्य को ये अचीव कर पाएँगे। अगर इनका पोर्टफोलियो देखें, तो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बस केवल एक छोटी-सी बदलाव की आवश्यकता ज़रूर रहेगी कि इनके पास 2 फंड हैं, मिराई एसेट लार्ज कैप और मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप। तो दोनों करीब-करीब लार्ज कैप दोनों में कॉमन है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये किसी और एएमसी का फंड ले लें, तो मिराई एसेट लार्ज कैप की जगह ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ले लें या फिर एचडीएफसी टॉप 200 फंड ले लें, तो उससे इनका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन और बेटर हो जाएगा और अक्रॉस एएमसीज भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बिल्कुल सही रणनीति है और अपने गोल के लिए बहुत कंफर्टेबली अचीव कर जाना चाहिए। तो ये है सलाह संदीप आपको। बढ़ते हैं आगे। पवनवीर हैं हमारे साथ इस वक्त, और पवनवीर हमारे साथ जुड़े हुए। पवनवीर कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और पूछिए क्या जानना चाहते हैं। ये सवाल पंकज जी आपके लिए। हेलो सर, मैं पंजाब से जलंधर से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं लास्ट 4 मंथ से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसमें शुरू किया है एसआईपी, और 4 फंड और ऐड करने की जो योजना है अभी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड और आदित्य बिरला का मल्टी कैप फंड जो ऐड करने की सलाह है। तो जो मेरे पास पहले ही एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है और मैं पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड जो ऐड करना चाहता हूँ, क्या एक ही कैटेगरी के 2 फंड ऐड करना सही है इसमें? ठीक है, ठीक है। तो बड़ा वाजिब सा सवाल है पंकज जी, और बाकी तमाम सवाल इनके और इनका डिटेल्स आपके पास है। बताइए क्या सलाह होगी इन्हें। बिल्कुल, देखिए पवनवीर जी, ऐसा है कि सिर्फ कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटेगरी की स्ट्रेटजी क्या है वो भी समझना जरूरी है। और जब बात खास तौर पर आती है फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पर अलग अलग तरह से फंड्स को मैनेज किया जाता है। सिर्फ नाम देकर ना जाए, तो यदि हम बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की और उसके सामने हम बात कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में काफी अंतर है। तो यदि आपने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करें, तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होगा। आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इन दोनों में काफी अंतर है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर। दूसरी बात यह है कि बाकी फंड्स की जो आपने बात की, ये सारे फंड्स, सभी स्कीम्स जो भी आपने सिलेक्ट की हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त क्या है और क्या नहीं है वो देखना जरूरी है। तो ये जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फंड खराब है, लेकिन वजह ये है कि ऑलरेडी लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर काफी है। तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, तो इनके जरिए भी आपका लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर हो रहा है। और साथ में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड की बात करें तो उसका भी एक्सपोजर लार्ज कैप में होगा। मिड कैप अलग से आप बात कर ही रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। तो स्मॉल कैप आपके पास नहीं है, जो कि आपको इससे मिल जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड के जरिए उसमें एक्सपोजर। तो ये सब फंड अच्छे हैं। सिर्फ एक फंड जो मैंने कहा कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसकी आपको जरूरत नहीं है इस वक्त, उसे आप स्किप करें। उसका पैसा भी आप बाकी फंड्स में डिवाइड कर दें। और जो आपने सवाल पूछा था स्पेसिफिकली फ्लेक्सी कैप को लेकर, तो मेरी राय यह है कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड जिनका आपने नाम लिया, वो दोनों आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। तो ये सलाह आपको मिलती हुई पवनवीर जी। बहरहाल अब इसी सवाल के साथ अब हम आ चुके हैं शो के उस हिस्से में जहां आपको हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स देंगे अपना गुरु मंत्र। शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट की। तो विश्वजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले बताइए आज का गुरु मंत्र क्या होगा।
देखिए प्रशांत जी, पंकज जी ने अभी पूरा गीता सार बताया, बहुत अच्छा था जो उन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ऐड करने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैंने बहुत सारे निवेशकों को देखा है कि वो जो भी इनकम आती है, तो पहले वो खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो सेव करते हैं या निवेश करते हैं अपने गोल्स के लिए। तो मेरा यही सलाह रहेगी कि पहले जब आप इनकम आती है, तो आप पहले सेव करें और अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करें, जो बच जाए उसको खर्च करें। ऐसा ही कुछ वॉरेन बफेट ने भी कहा है, तो एक छोटा-सा अगर बदलाव करें, तो आपके जो फ्यूचर लाइफ है वो बहुत सिक्योर्ड हो जाएगी और आपके जो लॉन्ग टर्म आप निवेश कर पाएँगे और अपने गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाएँगे। तो जो भी इनकम आती है, पहले सेव करें, इन्वेस्ट करें अपने गोल्स के लिए, उसके बाद जो बचता है वो खर्च करें। बस इतना सा बदलाव करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा लाइफ। ठीक है, तो ये सलाह आती हुई विश्वजीत जी की तरफ से। पंकज सर, आप बताएं आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या होंगे? बिल्कुल। जी, पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब आते हैं गुरु मंत्र पर। देखिए, मेरा गुरु मंत्र जो अभी सवाल का जवाब मैं दे रहा था उससे ही संबंधित है। कई बार इन्वेस्टर्स जब फंड्स को कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी देखते हैं और स्पेशली जब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज, तो आप कैटेगरी पे मत जाइए। देखिए कि फंड्स की स्ट्रेटजी क्या है। कई बार अ, 2 फंड्स एक ही कैटेगरी के हो सकते हैं लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में बहुत अंतर हो सकता है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि आपको क्या सूट करता है। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि एक कैटेगरी के 2 फंड्स हों या कोई कैटेगरी आप पे सूटेबल ही ना हो, तो आप फंड्स के रिटर्न मत देखिए। 2 फंड्स को कंपेयर करते समय सिर्फ ये देखकर कि इस कैटेगरी के इस फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन वो रिटर्न्स कहाँ से आए हैं, रिस्क कितना लिया गया है, किस तरह का पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब तेजी के मार्केट में तो रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होगी, तो हो सकता है कि यदि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है, कंसंट्रेशन है पोर्टफोलियो में, तो हो सकता है कि वहाँ पे गिरावट भी ज़्यादा हो। तो आपके लिए क्या सूट करता है, ये समझना ज़रूरी है। तो हमेशा फंड के पोर्टफोलियो को भी ध्यान में रखें, फंड्स को कंपेयर करते समय। है तो ये गुरु मंत्र पंकज जी की तरफ से, और इन बातों का खास ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मटवाल सर, विश्वजीत पाराशर सर, आप दोनों का बहुत ही अच्छी चर्चा रही और तमाम निवेशकों का आपने मार्गदर्शन किया। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी कविता थपलियाल के साथ एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट की खास बातचीत देखना बिल्कुल मत भूलिए।